अगर इन दोनों रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट डिस्कस करना चाहें कि यहाँ पे जब हम इस कंपाउंड को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। पे आप देखिए रिएक्टेंट सिंगल दिया गया है और सिंगल रिएक्टेंट में जब कोई रिएक्शन होगा और उसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं तो उस रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज बोथ द ग्रुप आर प्रेजेंट इनटू द सेम मॉलिक्यूल एंड अंडरगो इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे COOH मीन्स जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये दोनों आपस में इन्वॉल्व होंगे और रिएक्ट करेंगे और हो जाता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो जब यहाँ से वाटर को आप रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर आप इस रिएक्टेंट को यूज करते हो और रिएक्शन सेम टेम्परेचर पे करोगे तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि जब मटेरियल हमने सेम लिया, हमने कंडीशन भी सेम यूज की हुई है, तो एक कंडीशन में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, सेकेंड कंडीशन में आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, मीन्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप समझोगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो एग्जाम्पल है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, जिसमें जो मॉलिक्यूल होगा उसका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसको हम चेंज कर देते हैं। इसके पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आप कुछ ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करते हो और न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हो। मीन्स किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे ग्रुप या एटम्स की जो पोजीशन होती है उसको आप चेंज कर देते हो बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड। बट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द पोजीशन ऑफ द वन ग्रुप or atoms with respect to other group or atom is never change. Only its orientation is change in 3-dimensional space. तो आपको 3-dimensional space में इसका केवल ओरिएंटेशन चेंज करना होता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्या। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेगा उसके लिए 2 कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मॉलिक्यूल इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट 2 एडजेसेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में 2 एडजेसेंट जो एटम होंगे उनके अराउंड जो उनके ऊपर ग्रुप लगे होंगे उनका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब उसका रोटेशन हम अपने हिसाब से करेंगे और चेक करेंगे उसकी पोजीशन को। ये हमेशा रोटेशन नहीं होता रहेगा, कहने का सेंस ये है। अब यहाँ पे जो 2 हम एटम यूज करेंगे जिसके अराउंड हम रोटेशन को चेक करेंगे वो हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, या कार्बन के साथ कोई भी नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड हो। इस तरीके से कोई भी ग्रुप होगा तो उसके अराउंड आपका एटम रोटेट करना चाहिए। जब हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये हमेशा एल्कीन के लिए होगा। तो अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन डिस्कस करेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा। और कार्बन के साथ नाइट्रोजन जब डबली बॉन्डेड होगा तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स होता है जनरली उसको हम ऑक्सिम कहते हैं या फिर इमाइन कहते हैं। तो जनरली आपको जो सिस ट्रांस बताया जाता है वो सिस ट्रांस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड भी चेक करेंगे और कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होगा तो वहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो होता है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है?
बोथ द एटम्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट। कार्बन पे जो एटम अरेंज आप करोगे दो, उनका जो नेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी भी कार्बन पे दोनों ग्रुप एक जैसे होंगे तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इन दो पॉइंट के बेस पे कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा और कौन नहीं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और चेक करना है इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है और कौन नहीं। तो आपको मैंने कंडीशन क्या बताई हुई है कि जो दो कार्बन डबली बॉन्डेड या साइकिल में सिंगल बॉन्डेड होंगे उन पे जो ग्रुप अटैच होंगे दो, वो दोनों ग्रुप डिसिमिलर होने चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में इस कार्बन पे एक ग्रुप हाइड्रोजन है, एक CH3 मीन्स अलग अलग है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, ये दोनों ग्रुप भी अलग अलग नेचर के हैं, मतलब ये शो कर सकता है। इसमें ये दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड है, इस पे एक ग्रुप है H, एक COOH, इस पे भी एक HCOOH, ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये भी शो कर सकता है। इसको आप अपने से चेक कर लेना, वैसे ये शो करेगा क्योंकि दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पे इस कार्बन पे दो ग्रुप सेम हैं और सेम रहेंगे तो ये कभी भी शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों कार्बन जिस पे ग्रुप अलग अलग अटैच हैं, इसलिए ये भी शो कर लेगा। इस वाले में इस कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। और इस वाले में इस कार्बन पे तो दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं, बट दिस कार्बन कंटेन बोथ द ग्रुप सेम, सो दिस वन नेवर शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। अब चलिए मैं डिस्कस करता हूं कि आखिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्या। तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अगर कोई आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर आपने ग्रुप अटैच कर रखा है लाइक दिस, तो अगर सेम ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ आ जाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो इसी अरेंजमेंट को हम सिस बोलते हैं। और अगर सिमिलर ग्रुप आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अरेंज कर देते हो लाइक दिस, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्रांस। तो यहाँ पे जो सिस आइसोमेरिज्म है इसमें इधर का ग्रुप सिमिलर, इधर का ग्रुप भी आपको सिमिलर दिख रहा है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि दूसरे तरफ का भी ग्रुप आपको सिमिलर दिखाना ही है, यहाँ पे ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो सिमिलर ग्रुप एक साइड जरूर दिखने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, CH3 डबल बॉन्ड CHCl, अगर ये एक एग्जाम्पल हम ले लें तो इस कार्बन पे दो ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, एंड दिस कार्बन कंटेन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों में सिमिलर ग्रुप हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ आता है, दूसरा ग्रुप चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये सिमिलर ग्रुप एक तरफ आ गया तो ये हमेशा जो अरेंजमेंट होगा उसको हम सिस कहेंगे। अब अगर इसी का आपको ट्रांस बनाना होगा तो जो दो सिमिलर ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों कार्बन पे, इनको आपको अपोजिट डायरेक्शन में अटैच करा देना है। तो हमने एक को तो सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है, दूसरे का अरेंजमेंट हमने चेंज कर दिया। तो दिस वन इज द ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में यही आपको केवल चेक करना है। अगर यही आइसोमेरिज्म हमको साइक्लिक कंपाउंड के अंदर चेक करना हो, जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें इन दोनों कार्बन के अराउंड ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये जो अरेंजमेंट होगा वो सिस होगा।
यहाँ पे भी दो सिमिलर ग्रुप आपको एक डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सिमिलर हैं और आपको कंडीशन क्या बताई गई है कि जो दोनों कार्बन होंगे उन पे जो ग्रुप होगा वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सेम है, इसलिए ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं कर सकता। यहाँ पे दोनों कार्बन पे ग्रुप अलग अलग हैं और सेम ग्रुप एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे सिस। यहाँ पे भी एक ही प्लेन में दो सिमिलर ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट होगा वो सिस है। अगर इसका ट्रांस बनाना होगा तो किसी एक कार्बन के दोनों ग्रुप को आपको रिवर्स कर देना है, तो वो ट्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो एल्कीन डिस्कस किया, उस एल्कीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड केवल एक था। अगर इस तरीके से कोई आपके पास एल्कीन हो जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो तो उसको हम पॉलीइन्स कहते हैं। और पॉलीइन्स के अंदर कितने इस तरीके से सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। अब हम उस फार्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम पॉलीइन्स के अंदर नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे वो डिपेंड करेंगे कुछ कंडीशंस के ऊपर। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए फार्मूला कुछ अलग अलग है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास जो पॉलीइन है उसमें जो डबल बॉन्ड है उसका नंबर n है और जो उसके टर्मिनल ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो उस कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको मिलेगा उसका फार्मूला है 2 पावर n, जहाँ पे n मैंने आपको बता दिया है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो 2 हैं और दोनों टर्मिनल पे आप देखो ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो जो टोटल यहाँ पे आइसोमर्स बनेंगे वो हो जाएंगे 2 के पावर 2 मीन्स 4। सेम ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें तो इसमें क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं वो 3 हैं और दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे 2 पावर 3 और इसका आंसर आ जाएगा टोटल 8। मीन्स यहाँ पे टोटल 8 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है एट द टर्मिनल वो सेम है। तो सेम सब्स्टिट्यूएंट होने पे भी आपको दो कंडीशन यूज करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है या फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है। तो ऑड के लिए अलग फार्मूला है और इवन के लिए अलग। तो जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होता है और सब्स्टिट्यूएंट दोनों टर्मिनल पे सेम होते हैं तो वहाँ पे फार्मूला हम यूज करते हैं। और अगर ऑड नंबर होता है तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। अब अगर इसका हम एग्जाम्पल समझ लें तो यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे ग्रुप सेम और टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, मीन्स n इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो 2 माइनस 1 मीन्स 2 पावर 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 2 के पावर 0 मीन्स वैल्यू आ जाएगी 1। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे 3। सेम ऐसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 हैं, यानी n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस ये 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, 4 बाई 2 करेंगे 2, 2 माइनस 1 मीन्स 2 के पावर 1 जिसकी वैल्यू होगी 2। तो इसका आंसर आएगा 6। इस कंडीशन में टोटल आइसोमर्स 6 बनेंगे और यहाँ पे टोटल आइसोमर्स 3 बनेंगे। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन कि कितने आइसोमर्स वहाँ पे बन सकते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के ग्रुप देखें तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन।
यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप हैं वो टोटल 3 हैं। एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, एक क्लोरीन दिख रहा है और एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप होंगे इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, वो भी 3 टाइप के हैं, जिसमें आपको क्लोरीन दिख रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे और 3 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे हम आइसोमर्स जो सिस ट्रांस लिखते हैं उसको सिस ट्रांस ही बोला जाता है। इसलिए आप इसको सिस ट्रांस के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें ये सिमिलर ग्रुप एक ही साइड है, इसलिए इसको हम बोल देंगे सिस। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांस। एंड इन दिस सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट प्लेन, दैट्स वाई दिस अरेंजमेंट इज आल्सो द ट्रांस अरेंजमेंट। बट इफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे अरेंजमेंट को फिर हम सिस ट्रांस अरेंजमेंट नहीं बोलते, वहां पे उसका नाम चेंज हो जाता है और उसको हम कहते हैं EZ, जहां पे E का मतलब है इंटेजेन एंड Z मीन्स जूसामीन। तो इंटेजेन का मतलब होता है अपोजिट और जूसामीन का मतलब होता है टुगेदर। 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, तो इनको हम अरेंज करते हैं इनके प्रियॉरिटी के बेस पे। और 2 हाई प्रियॉरिटी वाले ग्रुप अगर अपोजिट साइड आएंगे तो उसको बोलेंगे E, और अगर सेम साइड आएंगे तो उसको हम बोलते हैं Z। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे प्रियॉरिटी ऑर्डर क्या होता है और उसके बेस पे हम ग्रुप को कैसे प्रियॉरिटी ऑर्डर में अरेंज कर पाते हैं। जैसे अगर हम इस ग्रुप को देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे अब आपको नॉमेनक्लेचर लिखना होगा EZ के बेस पे। तो EZ नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले इस कार्बन के दोनों ग्रुप और इस कार्बन के दोनों ग्रुप को अरेंज करना होगा प्रियॉरिटी के बेस पे। तो प्रियॉरिटी में क्या होता है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका जो एटम कार्बन के साथ बाइंड होता है उसका हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हम फर्स्ट प्रियॉरिटी दे देते हैं। जैसे इस कार्बन पे यहाँ पे एक ही एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन चेक होगा, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच होने वाला एटम है कार्बन, इसलिए यहाँ पे कार्बन चेक होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको प्रियॉरिटी मिलेगा 1 और इसको मिलेगा प्रियॉरिटी 2। सेम ऐसे हम इस कार्बन पे चेक करेंगे तो इसके साथ जो एटम डायरेक्ट अटैच है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो डायरेक्ट एटम अटैच है वो नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसलिए इसको प्रियॉरिटी 1 मिलेगा और इसको प्रियॉरिटी 2। तो इस तरीके से प्रियॉरिटी ऑर्डर लिखने के बाद आप चेक करोगे कि सिमिलर प्रियॉरिटी वाले ग्रुप एक तरफ हैं या फिर अपोजिट साइड। अगर ये अपोजिट साइड होते हैं तो उसको हम बोलेंगे E, और सेम साइड होंगे तो बोलेंगे Z। तो यहाँ पे सेम प्रियॉरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं E। अब यही एक को रिवर्स आप कर दो तो फिर वो हो जाएगा Z। तो इस तरीके से आप EZ नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हो। अगर इन दोनों एग्जाम्पल को हम डिस्कस करें तो इस कार्बन पे एक ब्रोमीन अटैच है, एक क्लोरीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है क्लोरीन से, इसलिए इसकी प्रियॉरिटी 1, इसकी प्रियॉरिटी 2। सेम ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को प्रियॉरिटी ज़्यादा मिलेगी, इसको प्रियॉरिटी 1, इसको प्रियॉरिटी 2। तो यहाँ पे सेम प्रियॉरिटी वाले सेम साइड में हैं, इसलिए ये जो अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा Z। ऐसे हम सेकेंड को चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड में यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रियॉरिटी मिलेगी,
इसलिए फर्स्ट पोजीशन इसको मिलेगा। यहाँ पे क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। यहाँ पे भी सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप एक तरफ हैं, इसलिए ये भी अरेंजमेंट है Z। ठीक है, इस तरीके से आप EZ नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। हाँ, अगर प्रियोरिटी में आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो अभी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लो सेम पोजीशन पे एटम यहाँ पे सेम हो गया तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो हम प्रियोरिटी में किसको पहले प्रीफर करेंगे। तो इसको आप समझ लो, एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे आपने CH3 लगाया और दूसरे पे आपने C2H5 लगाया, जिसको हम CH2 CH3 करके लिख सकते हैं। तो अगर पहला एटम आपका सेम हो जाता है तो फिर हम मूव कर जाते हैं दूसरे एटम के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों में कार्बन सेम हो गया, तो अब हम मूव करेंगे सेकेंड एटम पे। सेकेंड एटम भी सेम होगा तो फिर हम थर्ड पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद कार्बन के बाद अटैच है 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे अटैच है एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। तो अगर दूसरा एटम आप हाइड्रोजन मानोगे तो चलो ये भी सेम है, तीसरा एटम भी हाइड्रोजन मानोगे तो चलो ये भी सेम है, फोर्थ पे आओगे तो इस कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ अटैच है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए प्रियोरिटी इसको फर्स्ट मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना होता है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे अगर इन दोनों कंपाउंड का प्रियोरिटी ऑर्डर अगर हमको चेक करना होगा तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कार्बन के ठीक बाद वाला जो एटम है वो कार्बन है, मीन्स फर्स्ट एटम यहाँ पे सेम आ गया। तो अब हम मूव करेंगे सेकेंड एटम पे। तो पहले सिमिलर एटम कौन कौन है उनको चेक कर लो, तो सेम ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके बेस पे प्रियोरिटी ऑर्डर तो निकल नहीं सकता। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसके बेस पे भी अटैचमेंट से सेम होगा। अगर हम थर्ड एटम की बात करें तो यहाँ पे कार्बन है और थर्ड एटम यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो आप जानते रहना कि अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाता है तो जिस एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा उस एटम को उतनी बार ही कंसीडर किया जाता है। मीन्स अगर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब माना जाएगा कि कार्बन के साथ ये O 2 बार अटैच है, तो यानी इसका तीसरा एटम भी ऑक्सीजन माना जाएगा और यहाँ पे तीसरा एटम कार्बन है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर में ये O आगे आ जाएगा, इसलिए इसको नंबर 1 दिया जाएगा। तो ये हो गया रूल कि कैसे हम प्रियोरिटी ऑर्डर को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। अब अगर आपको प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करना होगा और वहाँ पे आपने जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ आइसोटोप्स लगा रखा है। आइसोटोप्स मतलब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन 16 लगाया और ऑक्सीजन 18 लगाया, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ऑक्सीजन का, और एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हम प्रियोरिटी चेक करते हैं। तो अगर आइसोटोप्स होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो हम वहाँ पे प्रियोरिटी ऑर्डर एटॉमिक मास के बेस पे चेक कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है। इसलिए अगर कहीं पे आइसोटोप्स लगे होंगे तो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा उसको आप पहले प्रीफर करोगे और उसको फर्स्ट प्रियोरिटी आप दे देते हो। जैसे अगर कार्बन के अराउंड हम एक हाइड्रोजन लगा दें और एक ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सो बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका मास नंबर ज़्यादा होता है इसलिए इसको प्रियोरिटी पहली मिलेगी और हाइड्रोजन को दूसरी। इस तरीके से प्रियोरिटी ऑर्डर आप चेक कर सकते हो। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और EZ के बाद अब आपको एक तीसरा नॉमेनक्लेचर चेक करना होता है जिसको हम बोलते हैं सिन एंड एंटी। तो सिन और एंटी जनरली हम लिखते हैं किसके लिए, जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड प्रेजेंट होगा, और इसमें जनरली हम यूज करेंगे ऑक्सिम को या फिर इमाइन को। तो जो ऑक्सिम होते हैं उसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ इमाइन में
डबली बॉन्डेड जो कार्बन होगा नाइट्रोजन के साथ, उसमें नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा और इस कार्बन पे आप 2 डिसिमिलर ग्रुप अटैच कर लो, चाहे जो भी। तो इसी दोनों के अंदर अरेंजमेंट जो होता है उसको हम सिस ट्रांस नहीं कहते, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपको केवल एक ग्रुप दिखाई दे रहा है और दूसरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरे ग्रुप को जनरली हम मानते हैं लोन पेयर। और यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट होता है वो प्रियॉरिटी ऑर्डर के बेस पे होगा, तो उसी के बेस पे हम कैसे यहाँ पे सिन और एंटी बोलते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन और एक जब कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्डोक्सिम। और एल्डोक्सिम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये एल्डिहाइड से जनरेट हुआ है। और यहाँ पे अगर दोनों जो ग्रुप होंगे वो अलग अलग एल्काइल ग्रुप होंगे इस तरीके से, तो इसको माना जाता है कि ये कीटोन से जनरेट हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कीटोक्सिम। तो इन दोनों का जो सिन और एंटी होता है थोड़ा सा अलग टाइप से है, इसी को आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन का OH और कार्बन का H अगर सेम साइड आता है तो उसको हम बोलते हैं सिन अरेंजमेंट। जैसे तो ये एंटी और सिन आपका फिक्स है, एल्डोक्सिम के लिए ऐसे ही लिखा जाएगा। एल्डोक्सिम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोई दूसरा आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, हाइड्रोजन तो एक फिक्स रहेगा, इसलिए सिन और एंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कीटोक्सिम की बात करते हो तो यहाँ पे एक तरफ दोनों आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में OH की तरफ कौन है उसके बेस पे हम सिन और एंटी बताते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को चेक करें तो OH की तरफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और OH की तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम सिन अरेंजमेंट के साथ बोलते हैं। इसलिए अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम, क्योंकि सिन मिथाइल ग्रुप शो कर रहा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ही OH की तरफ है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको OH की तरफ किस ग्रुप को अटैच कराना है सिन पोजीशन पे। और इसी का अगर हम नाम एंटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। तो इससे पता चल जाएगा कि जो इथाइल है वो एंटी पोजीशन में है, मींस OH के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो OH की तरफ यहाँ पे इथाइल है, तो आप इसको लिखोगे सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। और अगर हम एंटी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके ये CH3 एंटी है, इसलिए आप लिखोगे एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। तो आप जब कीटोक्सिम की बात करोगे तो यहाँ पे ग्रुप अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी को OH के रिस्पेक्ट में सिन और एंटी हम लिख के और उसका नाम लिख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप OH की तरफ है और कौन उसके अपोजिट। तो ये तो हो गया एल्डोक्सिम की बात, मींस ऑक्सिम के लिए हम डिस्कस किए थे। अब आते हैं हम इमाइन के ऊपर। तो इमाइन का जो सिन और एंटी होता है वो प्रियॉरिटी ऑर्डर पे होता है, और हमेशा याद रखना कि जो ये लोन पेयर होता है इसको लोअर प्रियॉरिटी ऑर्डर हमेशा मिलता है। तो लोअर प्रियॉरिटी ऑर्डर में अगर किसी को 1 और 2 बोलते हैं हम प्रियॉरिटी ऑर्डर में, तो ये 1 को लोअर आपको नहीं समझना है, ये 2 लोअर है। यानी जिसको हम नंबर 1 देते हैं प्रियॉरिटी ऑर्डर, मतलब प्रियॉरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है। तो लोअर प्रियॉरिटी कहने का मतलब कि इसको नंबर 2 मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे चाहे जो भी ग्रुप होगा। तो इमाइन के लिए तो फिक्स होता है CH3, तो इसका प्रियॉरिटी ऑर्डर 1 होगा। इसमें अब प्रियॉरिटी ऑर्डर अब चेक कर लो, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन अटैच होगा तो कार्बन को प्रियॉरिटी फर्स्ट मिलेगी, तो ये 1 है और ये 2 है। तो जब ये हाई प्रियॉरिटी वाले
मीन्स 1 वाले अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी। और अगर ये हाई प्रायोरिटी वाले एक ही डायरेक्शन में होते तो उसको हम बोल देते सिन। तो इस तरीके से सिन और एंटी अरेंजमेंट को आप शो करते हो और उसको एक्सप्लेन कर लेते हो। अब थोड़ा सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन क्या है उसको देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पे ये सिस अरेंजमेंट है और ये ट्रांस अरेंजमेंट है। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होके मॉलिक्यूल को स्टेबल बना के रखते हैं। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो अगर ये बल्कियर ग्रुप होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिल जाता है, स्टेबिलिटी पता चल जाती है। और स्टेबिलिटी में जो ट्रांस वाला होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकंड, आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से चेक कर सकते हो कि कौन ज़्यादा पोलर होगा। तो यहाँ पे जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होंगे तो पोलैरिटी को ये इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं और अगर मान लो ये पोलर होंगे तो वो एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट कम होता है। तो जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, मीन्स वो ज़्यादा पोलर होते हैं। तो डायपोल मोमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। तो जो ज़्यादा पोलर होता है वो आपको पता है वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस इज़ मोर एज कंपेयर विद द ट्रांस इन वाटर। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हम बता सकते हैं। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर की ज़्यादा होती है सिस आइसोमर के कंपेयर में। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रांस वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, ईजिली रिमूव नहीं हो पाते बाय प्रोवाइडिंग द हीट। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर एज कंपेयर विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हाई होता है, और सॉल्वेंट के साथ स्ट्रांगली जब ये बाइंड रहेंगे तो ईजिली वेपराइज नहीं हो पाते, इसलिए उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना होता है। और इनका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ कम होगा, इसलिए ईजिली वेपराइज हो जाते हैं, मीन्स सॉल्वेंट से दूर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीटिंग की बात करोगे तो जो सिस और ट्रांस फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम सिस को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन इनका चलता रहता है। तो ये पूरा हो गया सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।